हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीजेंस के बारे में। अगेन हमारा ये वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट होने वाला है एंटीजेंस का, जिसमें हम देखने वाले हैं एंटीजेंस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म। बेसिकली कैसे वो काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कैसे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ एंटीजेंस को क्लासीफाई करने वाले हैं। और लास्ट में हम देखने वाले हैं सुपर एंटीजन के बारे में। बेसिकली जैसा इसका नाम है सुपर एंटीजन, तो ये कैसे हमारे नॉर्मल एंटीजन से डिफरेंट हैं एंड कैसे वो हमारे बॉडी के अंदर एंड नॉर्मल एंटीजन से अलग कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी इंडक्शन। एंटीजेंस को हम क्लासीफाई करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो टाइप में हम एंटीजन्स को यहाँ डिवाइड करेंगे। पहला होता है हमारा टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन एंड दूसरा टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे डिपेंडेंट है, मतलब टी सेल इसको रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, मतलब टी सेल रिक्वायर्ड नहीं होगा। बेसिकली किस लिए नहीं रिक्वायर्ड होगा, किस लिए नहीं रिक्वायर्ड होगा, बेसिकली बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीजेंस दैट रिक्वायर टी सेल हेल्प टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर कौन फॉर्म करता है, बी सेल। मतलब बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हमें टी सेल की ज़रूरत होती है इन एंटीजेंस को। एंड जो टी सेल इंडिपेंडेंट होते हैं वो उनको एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए टी सेल की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट टी सेल ये सीधे बी सेल को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवा सकते हैं बेसिकली। ये हमारा बेसिक डिफरेंस होने वाला है। हम इन दोनों के मैकेनिज्म को देखने वाले हैं कि कैसे ये टी सेल डिपेंडेंट होके एंड कैसे टी सेल इंडिपेंडेंट होके हमारा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट था, जो टी सेल डिपेंडेंट एंटीजेंस थे, उस वो क्या करते हैं, वो हमारा एक स्टैंडर्ड पाथवे फॉलो करते हैं। मतलब जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ओवरव्यू जैसे मैंने दिया था आपको कि पहले एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा, एमएचसी ग्रुप जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं उसको प्रोसेस करेंगे, हमारे एमएचसी ग्रुप के अंदर इसको लगाएंगे। यहाँ पे टी सेल आएगा, टी सेल इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एमएचसी ग्रुप के अंदर एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, देन जाके वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल हमारा एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पाथवे होता है। तो ये जो टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन है हमारे यहाँ पे, टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन है, वो हमारे यही स्टैंडर्ड पाथवे को फॉलो करते हैं। कैसे, सबसे पहले नेचर की बात करें तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले जो भी एंटीजन्स होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। ये क्या, कैसे, क्यों हम यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जब हम डिफरेंस देखेंगे टी सेल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तब आप समझ आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है एंड जो हमारे इंडिपेंडेंट होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर क्या होता है इन एंटीजेंस का, वो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सेकेंड, प्रोसेसिंग। हमारा प्रोसेसिंग होगा एपीसी के द्वारा, और इसको प्रेजेंट किसको करेंगे, टी सेल को। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारा एंटीजन है, ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसको प्रोसेस किया और अपने एमएचसी ग्रूव में इसको लगा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे टी सेल आया और इस एमएचसी ग्रूव में अपने टी सेल रिसेप्टर, टीसीआर मतलब टी सेल रिसेप्टर से इस एमएचसी ग्रूव में एंटीजन को डिटेक्ट किया, देन वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन मतलब बेसिकली ये टी सेल सबसे पहले एक्टिवेट होके जाके बी सेल को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेटेड टी सेल सिक्रीट किया साइटोकाइंस को, जो कि क्या किया, बी सेल को एक्टिवेट कर दिया, और बी सेल को एक्टिवेट करके क्या किया, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो एक बार हम एक बार शॉर्ट में बात कर ले तो सबसे पहले नेचर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। फिर कैसे काम करता है, तो स्टैंडर्ड पाथवे लेता है। मतलब सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर गया, वहाँ पे प्रोसेस हुआ, एमएचसी ग्रुप पे लगा, और इसको एमएचसी ग्रुप में इस एंटीजन को कौन डिटेक्ट कर रहा है, टी सेल डिटेक्ट कर रहा है। टी सेल डिटेक्ट होकर क्या कर रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है उसका, कैसे, साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है एंड जाके बी सेल को एक्टिवेट कर दे रहा है, जो लास्ट में जाके हमारा एंटीबॉडी फॉर्मेशन करा देता है, ठीक है। इसका की की फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले मोनोक्लोनल एक्टिवेशन होता है। मतलब हमारा यहाँ पे जो भी एंटीबॉडीज फॉर्म होगा वो स्पेसिफिक टाइप के होंगे, एक ही टाइप का बी सेल एक्टिवेट होगा और एक ही टाइप का एंटी बॉडी फॉर्म होगा। लाइक आईजीए हो सकता है, आईजीएम हो सकता है, लाइक दो एक साथ नहीं होने वाले, मोनोक्लोनल एक्टिवेशन होता है, एक ही टाइप का एंटीबॉडी फॉर्म होगा। सेकंड क्या है, मेमोरी प्रेजेंट। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें हमने बताया था आपको कि बीच में क्या होता है, हमारा मेमोरी टी सेल फॉर्मेशन एंड मेमोरी बी सेल फॉर्मेशन
ये क्या करते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जल्दी एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इस जो ये वाले एंटीजेंस हैं, टी डिपेंडेंट एंटीजेंस, ये हमारा मेमोरी, बी सेल मेमोरी, टी सेल फॉर्मेशन करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लास स्विचिंग और एफिनिटी मैचुरेशन। देखो यहाँ पे दो अच्छे टर्म्स है, मतलब इनका एक एक करके मतलब समझते हैं। सबसे पहले एफिनिटी मैचुरेशन समझो। जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंटीजेंस आए, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमारा जो बी सेल एक्टिवेट होके बना रहा है, लेकिन बी सेल क्या करता है, और अच्छे एंटीबॉडीज बनाने के लिए एफिनिटी मैचुरेशन करता है। ये क्या होता है इसमें, मतलब अपने कुछ जो इसके जीन्स होते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है ताकि ये और अच्छे एंटीबॉडीज बनाए। तो उसको कहते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन, मतलब और अच्छे तरीके से एंटीजन से जाके जो एंटीबॉडीज बाइंड हो पाए वैसे टाइप के एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसको कहते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्लास स्विचिंग, मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी इस टाइप के एंटीजेंस करवा सकते हैं। मतलब अगर IgG फॉर्म हो रहा है तो IgM नेक्स्ट फॉर्म हो सकता है, IG फॉर्म हो सकता है बेसिकली। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हाइपोथेटिकली अभी आप समझो कि क्लास स्विचिंग का मतलब क्या है, दूसरे टाइप के एंटीबॉडीज फॉर्मेशन या एंटीजेंस करवा सकता है। तो एक तो एफिनिटी मैच्योरेशन हो सकता है इसमें, मतलब और अच्छे टाइप के सेम सेम टाइप के और अच्छे क्वालिटी के एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवा सकता है, और क्लास स्विचिंग भी करवा सकता है, मतलब दूसरे टाइप के एंटीबॉडीज भी बना सकता है। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उनमें हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और जैसे क्लास स्विचिंग मैंने बता दिया कि ऑल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म करवा सकते हैं, मतलब क्योंकि क्लास स्विचिंग से दूसरे टाइप्स के एंटीबॉडीज भी फॉर्म करवा देंगे ये। ठीक है, तो ये था हमारा टी डिपेंडेंट एंटीजेंस। ठीक है, ये था हमारा टी डिपेंडेंट एंटीजेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस। ये क्या करता है, एक शॉर्टकट आप, जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड पाथवे से जा रहा था, ये हमारा शॉर्टकट अब लेता है। बेसिकली क्या शॉर्टकट लेता है कि इसमें कोई भी टी सेल या बी सेल, टी सॉरी, इसमें कोई टी सेल बीच में नहीं आता है। टी सेल और हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बीच में नहीं आता। ये क्या होता है, कोई भी ये टाइप के एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आए, देन क्या होगा, वो सीधे जाके हमारा बी सेल से अटैच हो जाते हैं, बी सेल रिसेप्टर से, और बी सेल एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने लग जाता है। इनके स्ट्रक्चर आपने जैसे पिछले देखा था कि टी डिपेंडेंट के स्ट्रक्चर कैसे थे, कॉम्प्लेक्स थे। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर, लाइक बैक्टीरियल कैप्सूल, फ्लैजेला, लाइपोपॉलीसैकेराइड। मतलब ये क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट ही है, तो ये अगर इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी करवा सकते हैं तो ये एंटीजन है बेसिकली। समझ रहे हो, बैक्टीरियल कैप्सूल, फ्लैजेला या लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये सिंपल, जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, और ये टी इंडिपेंडेंट एंटीजन की तरह काम करते हैं। सीधे जाएंगे बी सेल्स के पास, उनके रिसेप्टर से कंबाइन होंगे एंड एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमें क्या क्या बात ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होगा, मतलब डिफरेंट क्लास या डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, कोई स्पेसिफिक टाइप का नहीं होता है। जैसा हमने ऊपर देखा था कि वो मोनोक्लोनल था, एक ही टाइप का एंटीबॉडी बनेगा, लेकिन क्लास स्विचिंग से दूसरे क्लास की भी हम एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, शुरू से ही पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होगा, डिफरेंट टाइप के बी सेल एक्टिवेट होंगे और डिफरेंट टाइप के एंटी बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता, ऑब्वियसली शॉर्टकट है तो मेमोरी नहीं होता, कोई प्रोसेसिंग नहीं होता भाई, टी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड देन वो टी सेल कोई प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कोई एफिनिटी मैचुरेशन नहीं होगा, कोई क्लास स्विचिंग नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स रहता है, मतलब IgM टाइप के और IgG3, ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है। ये हम एंटीबॉडी वाले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझ लो कि IgM और IgG3 के ही टाइप के हमारे एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए क्या कहेंगे उसको, जैसा हमने ये क्या है, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये। ठीक है, तो हाइपर गामा टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं, तो हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी में के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है अगर टी इंडिपेंडेंट एंटीजन हमारे बी सेल को एक्टिवेट कराते हैं। ठीक है, अगर हम आगे इसका एक कंपैरिजन टेबल देखिए, बेसिकली टी डिपेंडेंट और टी इंडिपेंडेंट के बीच में, तो कैसा होगा, जो हमारा मोस्टली हम एग्ज़ाम में इसको ही लास्ट में बनाना होता है। ठीक है, इससे आप चीज़ों को समराइज भी कर लोगे, जल्दी रिवाइज भी कर लोगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर। जो जो टी इंडिपेंडेंट थे वो सिंपल होते हैं,
सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, लाइक लाइपोपॉलीसैकेराइड कैप्सूल या फ्लैजेला, ठीक है। जो टी डिपेंडेंट हमने पहले ही पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड होते हैं, बेसिकली मोस्टली पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होता है बाय एपीसी, देन वो टी सेल को प्रेजेंट करेगा, देन बी सेल एक्टिवेशन होता है। मेमोरी इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। बी सेल एक्टिवेशन इसमें पॉलीक्लोनल है, इसमें मोनोक्लोनल है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसमें स्लोली मेटाबॉलिज्म होता है, और इसमें रैपिड होता है, क्योंकि एपीसी के पास गया, एपीसी का काम ही होता है कि चीज़ों को मेटाबोलाइज करके अपने ऊपर लगाना, लेकिन बी सेल का मोस्टली काम होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस केस पे थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है इनका, ठीक है। टारगेट बी सेल मैच्योर होते हैं, इमेच्योर, इसका मतलब क्या है कि ये मैच्योर और इमेच्योर बी सेल को एक्टिवेट करवाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टी डिपेंडेंट में क्या होता है, मैच्योर बी सेल ही एक्टिवेट होते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एंटीबॉडी का क्लास कौन सा होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, आईजीएम और आईजीजी3 ही फॉर्मेशन होता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जिसको हमने क्या किया था, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है। लेकिन जो टी डिपेंडेंट होता है इसमें ऑल क्लास के प्रोड्यूस होते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन मोनोक्लोनल एक्टिवेशन ही होता है बी सेल का, देन क्लास स्विचिंग से हम दूसरे टाइप्स के एंटीबॉडीज भी फॉर्मेशन करवा लेते हैं टी डिपेंडेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन टी इंडिपेंडेंट और टी डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है, सुपर एंटीजन के बारे में। सुपर एंटीजन, जैसा नाम में ही आ रहा है, सुपर है, एंटीजन से तो कुछ ज़्यादा ही करेगा ये, ठीक है। ये इसको क्या कह सकते हैं, ये रूल ब्रेकर भी होता है, जैसे हमने अभी क्या नॉर्मली एंटीजन क्या होता है कि हमारे एमएचसी ग्रुप में गया, यहाँ पे मतलब सबसे पहले एपीसी के पास गया, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग हुआ और उसको एपीसी अपने एमएचसी के ऊपर लगा दिया। एमएचसी क्या होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये इसका काम क्या होता है, समझो ये भी प्रोटीन ही होता है, इसका काम क्या होता है, जो प्रोसेस्ड एंटीजन हमारा एपीसी अंदर रखा है उसको अपने बॉडी के ऊपर लगाना। लगाने का क्या मतलब होता है, ताकि टी सेल आए, अपनी टी सेल रिसेप्टर से इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। नॉर्मल एंटीजन क्या होते हैं कि वो अंदर प्रोसेस हुए और आके चुपचाप लग जाते हैं, और एक एंटीजन एक टी सेल रिसेप्टर को यहाँ पे सिग्नल देता है बेसिकली कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सुपर एंटीजन भाई साहब है, ऑब्वियसली नाम में ही सुपर है तो कुछ अलग करेंगे, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली एपीसी से आके प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। ये क्या करेंगे कि जो हमारा, जैसे ये टी सेल रिसेप्टर है, जैसा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एंटीबॉडी का एक कांस्टेंट पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है, चेन ही है बेसिकली, ये पेप्टाइड चेंज ही है ना। तो इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है टी सेल रिसेप्टर का, और एक वेरिएबल पार्ट होता है। इस वेरिएबल पार्ट में भी हमारा दो टाइप होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक कांस्टेंट रीजन हो गया, एक हमारा वेरिएबल रीजन हो गया, ऐसे करके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक अल्फा चेन होता है, एक बीटा चेन होता है, ठीक है। ये टी सेल रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वेरिएबल बीटा रीजन होता है, इस वेरिएबल बीटा रीजन से हमारा सुपर एंटीजन आके चिपक जाता है, ठीक है। और इस चिपकने के बाद क्या करेगा, इस टी सेल को एक्टिवेट करा देगा, देन आगे का प्रोसेस जाके बी सेल को, ये टी सेल साइटोकाइंस रिलीज करेगा, एंड देन बी सेल को एक्टिवेट करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कराएगा। तो नॉर्मली से कैसे डिफरेंट है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर वो एंटीजन आएगा, उसको एमएचसी के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लगाएगा और टी सेल आके उसको डिटेक्ट करेगा। लेकिन ये सुपर एंटीजन भाई साहब क्या है, ये क्या करते हैं, ये एपीसी के अंदर जाते ही नहीं है प्रोसेस के लिए, ये सीधे जाके वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैक करते हैं, उनके ही ऊपर चिपक जाते हैं, इनका कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, सीधे वेरिएबल बीटा रीजन से जाके चिपक जाते हैं और इस टी सेल को एक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है। अब एक और बात आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो वेरिएबल बीटा रीजन का जो चेन है, ये हमारा एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। मान लो हमारे बॉडी के अंदर 100 टाइप ऑफ टी सेल रिसेप्टर है, जो सारे यूनिक, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो 100 फैमिलीज हैं, इनमें 20 to 30 फैमिलीज के ही वी बीटा रीजन होते हैं, वी बीटा रीजन के जीन होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ जीन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉपी होता है, मतलब ये वेरिएबल बीटा रीजन के जो इस टी सेल में दूसरे टाइप के ऑफ टी सेल रिसेप्टर है, या फिर दूसरा टाइप ऑफ टी सेल है, उसके अंदर भी ये सेम टाइप ऑफ वेरिएबल बीटा रीजन का होता है, जिसकी वजह से ये सुपर एंटीजन क्या करता है, नॉर्मली क्या होना था कि एक ही टाइप के टी सेल रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाना था, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये जो वेरिएबल बीटा रीजन के जीन होते हैं, मतलब चेन होता है, बेसिकली ये बहुत सारे टी सेल में कॉमन होता है,
इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टी सेल को एक्टिवेट करवा देता है। ठीक है, एक बार और मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। ये जो वेरिएबल बीटा रीजन होता है, ये टी सेल, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टी सेल है उसमें बहुत सारा कॉमन टी सेल के अंदर ये वेरिएबल बीटा रीजन कॉमन होता है बेसिकली, क्योंकि 20 to 30 फैमिलीज ही होती है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ टी सेल है, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल बीटा रीजन है वो 20 to 30 फैमिलीज ही है। समझ रहे हो? जिसकी वजह से क्या होता है, ये सुपर एंटीजन उनके साथ ही चिपकता है। तो ये जिनमें जिनमें ये सेम टाइप ऑफ वेरिएबल बीटा रीजन होगा उन सबको एक्टिवेट करवा देगा, जिसकी वजह से ही हम कहते हैं कि ये सुपर है। सबसे पहले तो एक तो एबनॉर्मल साइट पे चिपक रहा है और एक साथ ही बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ टी सेल्स को एक्टिवेट करवा देता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये बात तो आप एक बार रिमाइंड कर सकते हो, और उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है तो इस पार्ट को आप ज़्यादा छोड़ सकते हो। बस आप इतना समझ लो कि ये वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल्स से चिपकता है, नॉर्मल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर प्रोसेस होके एमएचसी ग्रूव के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं वापस। ये क्या होता है, एक थर्ड वेराइटी ऑफ एंटीजन है जो टी सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट करवा देता है विदाउट प्रोसेसिंग बाय एपीसी। ठीक है, जैसे सामने उस समय से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, मतलब टी सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा, एपीसी से प्रोसेस नहीं होता है इसका, इसका प्रोसेसिंग एपीसी नहीं करता है, डायरेक्टली टी सेल को वेरिएबल बीटा रीजन से चिपक के एक्टिवेट करवा देता है। ये क्या है, ब्रीच मैकेनिज्म होता है। मतलब बाइंड नॉन स्पेसिफिकली बाइंड हो रहा है यहाँ पे आउटसाइड द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, जो एमएचसी का पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप से बाहर ये नॉन स्पेसिफिकली बाइंड हो रहा है। ठीक है, और ये क्लैंप की तरह काम करते हैं MHC2 और वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर के साथ चिपक रहा है और MHC के साथ भी इधर से चिपक रहा है, और इससे हमारा टी सेल एक्टिवेट हो जा रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वेरिएबल बीटा रीजन का जो जीन होता है वो बहुत सारे टी सेल में कॉमन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टी सेल एक साथ एक्टिवेट होता है। ऐसा नॉर्मली क्या होना था कि जो हमारा जो टी सेल का रिसेप्टर होता है वो कॉमन नहीं होता है किसी में, सब सारे एंटीजेंस के लिए अलग अलग टी सेल रिसेप्टर होते हैं। लेकिन एज ये हमारे नॉर्मल जगह पे चिपक ही नहीं रहा, ये तो वी बीटा रीजन से चिपक रहा है, जो कि हमारे बहुत सारे टी सेल में कॉमन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टी सेल एक साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस एक साथ होंगे तो क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा साइटोकाइन स्ट्रोम आ जाता है बेसिकली। ठीक है, मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस होते हैं। कौन कौन से साइटोकाइंस, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, टीएनएफ अल्फा, टीएनएफ बीटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टी सेल एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस अचानक से रिलीज हो जाता है। ये तो हमारा पहला टाइप था, नॉन स्पेसिफिक ब्लीचिंग के कारण। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टी सेल एक्टिवेट हुआ है तो बहुत ज़्यादा बी सेल को एक्टिवेट करवाएंगे, और बहुत ज़्यादा बी सेल, ऐसा नहीं स्पेसिफिक, यहाँ पे भी स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पे भी पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन होता है। बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ टी सेल एक्टिवेट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ बी सेल को भी एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा एंटीबॉडी फॉर्म होगा, वो भी अलग अलग टाइप का, क्योंकि हमारा पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, वापस अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइपर गामा ग्लोबिनिया, मतलब हमारे ब्लड के अंदर गामा ग्लोबुलिन मतलब हमारा एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या होंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन ही नहीं रहा, यहाँ तो बहुत सारे टी सेल एक्टिवेट हो गए जो कि जाके बहुत सारे बी सेल को एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इफेक्ट क्या था, साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, और सेकेंडरी इफेक्ट क्या था, बहुत ज़्यादा पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर एंटीजन। मतलब कौन, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल सुपर एंटीजेंस के एग्जांपल देखने वाले हैं। जो हमारा पहला बैक्टीरियल में है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टॉक्सिन्स, लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, इंटेरोटॉक्सिन, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बनाता है बेसिकली। और ये सारे टॉक्सिन क्या है, सुपर एंटीजन है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस का पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ANC, लाइक माइकोप्लाज्मा एंथ्राइड्स, इसका माइट, ऐसे ही एड्सीनिया का हमारे यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वायरल में देखिए तो हमारा इप्सिन बार वायरस, लाइक साइटोमेगालो वायरस, राइस रेबीज का
न्यूक्लियोकैप्सिड, एचआईवी इनकोडेड सुपर एंटीजेंस भी होते हैं जो हमारा सुपर एंटीजन की तरह काम करते हैं। और फंगल में हमारे पास एक ही एग्जांपल है जो है मलासीजिया फरफर। ठीक है, तो ये हमारे थे बैक्टीरियल, वायरल और फंगल सुपर एंटीजेंस के एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें से आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक याद रख सकते हो। लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में आप टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो मोस्ट कॉमन होता है याद रख सकते हो, यहाँ पे भी एक याद कर लो और फंगल में भी आप एक याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज या फिर कौन कौन से सिंड्रोम करवा सकते हैं ये सुपर एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टी सेल्स को एक्टिवेट करवा के। तो पहला तो मोस्ट कॉमन जो हमने पहले भी बोला कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा क्या करा सकते हैं, स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम करवा सकते हैं, फूड पॉइजनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे प्राइमरी या फिर कॉमन वाले। कुछ रेयर कंडीशंस भी होते हैं जैसे कावासाकी सिंड्रोम, एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस या एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस। ठीक है, तो ये हमारे डिजीज हैं जो हमारे किसके कारण हो सकते हैं, सुपर एंटीजेंस के कारण। सुपर एंटीजेंस का ये हमारा एग्जांपल था, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, और ये हमारे डिजीज। तो ये था हमारा एंटीजन और सुपर, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन और सुपर एंटीजन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक ऑन एंटीबॉडीज।